हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी से रिलेटेड, नैतिक विकास के सिद्धांतों से जुड़े हुए। नैतिक विकास के सिद्धांत कई साइकोलॉजिस्ट ने दिए हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है उसमें हमारे जीन पियाजे और लॉरेंस कोहलबर्ग आते हैं, जहां से हमें एग्जाम्स में क्वेश्चंस देखने के लिए मिलता है। तो इन्हीं की थ्योरी से जुड़े हुए आज क्वेश्चंस रहने वाले हैं। इसके पीडीएफ की बात करें तो वो टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाती है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर आप उसे डाउनलोड कर सकते हो और अपना रिवीजन बाद में कर सकते हो। इसकी जो पूरी प्लेलिस्ट है वो बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पर आपको इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इसके अलावा चैनल पे बहुत सारी वीडियोस मैंने ऑलरेडी डाल रखी हैं, तो आप चाहें तो वह वीडियोस भी जाकर देख सकते हैं, आपके एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहेंगी। ठीक, अगर आप ये बुक परचेस करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में अमेजोन का लिंक है, वहाँ से जाकर आप इस बुक को अमेजोन से परचेस कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। रिया कक्षा पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत में अनुकूलन बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ठीक है, अब यहाँ पर बात चल रही है आपके पियाजे से। तो पियाजे की थ्योरी के अकॉर्डिंग ये आपका जुड़ा होता है मोरालिटी ऑफ कोऑपरेशन, सहयोग की नैतिकता से। एक ग्रुप के लिए क्या ज्यादा सही है उसके हिसाब से आप नियमों को बदल सकते हो। ठीक, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, पियाजे के अनुसार नैतिक विकास के किस चरण में बच्चे निश्चित वास्तविकता के रूप में देखते हैं जिसे बदला या तोड़ा नहीं जा सकता। देखिए, पियाजे ने जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया उसमें दो मुख्य अवस्थाएं दी हुई हैं, जिसमें एक अवस्था होती है हेटेरोनोमस मोरालिटी और एक होती है ऑटोनोमस मोरालिटी। ठीक है, ऑटोनोमस मोरालिटी में बच्चे की खुद की नैतिकता होती है, जिसे हम कहते हैं स्वयं की नैतिकता। स्वयं की नैतिकता वाली स्टेज में जब बच्चा आता है तो वह खुद दिमाग लगा सकता है कि क्या चीज गलत है, क्या चीज सही है। लेकिन इससे पहले होती है हेटेरोनोमस मोरालिटी, विषमांग नैतिकता। जब बच्चा खुद नहीं सोच सकता कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, उससे एक बार बोल दिया जाता है ये सही है तो उसे वह सही मान लेता है, ये गलत है तो उसे वह गलत मान लेता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। यहाँ पर बच्चे को ये लगता है कि नियमों को तोड़ा या बदला नहीं जा सकता, जो कुछ जैसा है वह वैसा ही रहेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। तो शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास किस प्रकार कर सकता है। धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर। अगर आपने कोहलबर्ग की थ्योरी पढ़ रखी है और आपने हिंज वाली जो स्टोरी है वह सुन रखी है तो आपको शायद पता होगा कि कोहलबर्ग करते क्या है, पहले एक स्टोरी सुनाते हैं, फिर स्टोरी से रिलेटेड क्वेश्चंस बच्चों से पूछते हैं, फिर वे कंक्लूजन निकालते हैं कि किस एज का बच्चा किस तरह से आंसर दे रहा है। तो यहाँ पर बच्चे वो कर क्या रहे हैं, वो बच्चों को शामिल कर रहे हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। अगर हम बच्चों को इन्वॉल्व कर लेते हैं मॉरल इश्यूज के डिस्कशन में तो बच्चे की जो मॉरलिटी है वो और अच्छी तरीके से डेवलप होगी। हमें फिर कोई भी नियम उनके ऊपर थोपने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद समझ जाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। देखिए, सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने की प्रक्रिया होती है और एक सही और गलत के बीच में फंसने की प्रक्रिया होती है। अगर बच्चा सही और गलत के बीच में फंस जाता है तो नैतिक दुविधा आंसर होगा। अगर सही और गलत के बीच में निर्णय ले रहा है, इसमें कुछ थिंकिंग प्रोसेस लगा रहा है, तो इसे हम नैतिक तर्कणा बोलते हैं, मॉरल रीजनिंग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 5, बच्चों में नैतिक मूल्यों को विकसित करने का सर्वाधिक उचित तरीका है। द बेस्ट वे टू इनकलकेट मॉरल वैल्यूज इन चिल्ड्रन इज। प्रातःकालीन समय में बच्चों को नैतिक उपदेश देना, विद्यार्थियों के सामने एक परिस्थिति रखना और उस पर निर्णय लेने के लिए कहना, शिक्षक और बड़ों द्वारा नैतिक विचारों का प्रदर्शन, शिक्षक एवं बड़ों द्वारा नैतिकता और अनैतिकता के बीच अंतर सिखाना और है। देखिए, अंतर सिखाने से काम नहीं चलेगा। परिस्थिति रखना और उस पर निर्णय लेना बिल्कुल सही हो सकता है, प्रदर्शन रखना ठीक ठाक हो सकता है, उपदेश देने से तो कुछ काम चलेगा नहीं। अगर हम उसकी बात करें, कौन थे आपके, कोहलबर्ग की बात करें, तो कोहलबर्ग के अनुसार क्या रहेगा कि बच्चों के सामने एक परिस्थिति रखो और उस पर निर्णय लेने के लिए कहो। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा। पुट अक्रॉस अ सिचुएशन एंड आस्क स्टूडेंट टू टेक अ डिसीजन।
क्वेश्चन नंबर 6 है, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में बच्चे चिंतन करते हैं। किस प्रकार चिंतन करते हैं? अलग आयु में अलग तरीके से। अगर हम कोहलबर्ग के सिद्धांत की बात करें जिसमें 3 लेवल दिए हुए हैं और हर एक लेवल के अंदर 2-2 स्टेजेस हैं, तो टोटल 6 स्टेजेस हो जाती हैं। जब बच्चा एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाता है तो सही और गलत के बारे में अलग तरीके से चिंतन करता है। तो कोहलबर्ग ने यह तो बोला है कि अलग अलग आयु में अलग अलग तरीके से बच्चे चिंतन कर रहे होते हैं। अलग चरणों में समान रूप से नहीं करते, संदर्भों के अनुसार भी नहीं कर रहे हैं, अभिभावकों द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार भी नहीं कर रहे हैं। अगर स्पेसिफिक स्टेज दिया रहता तो फिर हम कह सकते थे, अगर मान लो फर्स्ट स्टेज की बात करते तो कह सकते कि अभिभावक या टीचर जिस प्रकार के निर्देश देते हैं बच्चा उसी प्रकार के काम करता है। अगर हम लास्ट 2 स्टेजेस की बात करें तो वहां पर व्यक्ति संदर्भ के अनुसार नैतिकता को यूज करता है। लेकिन यहाँ पे हमें एज जनरल रूप में बताना है, तो अलग अलग आयु में अलग अलग तरीके से बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन गुणों का अनुसरण करते हैं? जो प्राथमिक विद्यालय के बच्चे हैं उनके अंदर एक तो गुण होता है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण। वे आज्ञाओं का पालन सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें दंड का डर रहता है, पनिशमेंट का डर रहता है। व्यक्तिकता और विनिमय, खुद का फायदा देखते हैं और खुद के फायदे के लिए चीजों को अदला बदली करते हैं। तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इसका राइट आंसर रहेगा, ए और बी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, बी और ए। क्वेश्चन नंबर 8 है, अभिमन्यु जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत एक पब्लिक स्कूल की कक्षा 4 में दाखिला लेता है, यानी प्राइमरी स्कूल में दाखिला लेता है। कुछ समय बाद अभिमन्यु के सहपाठी उसे उसकी गरीब पृष्ठभूमि के लिए बहुत परेशान करते हैं। आप एक शिक्षक के रूप में आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे यदि आप कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत का अनुगमन करते हैं? देखिए, हम कोहलबर्ग के सिद्धांत का पालन कर रहे हैं, उस हिसाब से हम क्या करेंगे। देखो, बच्चे ने दाखिला लिया क्लास 4th में, यानी कि प्राइमरी स्कूल में। प्राइमरी स्कूल में बच्चों में 2 चीजें होती हैं, एक तो ओबीडियंस एंड पनिशमेंट होता है, यानी कि आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण, और एक होता है व्यक्तिकता एवं व्यक्तिता एवं विनिमय। ठीक, अपने फायदा देखता है बच्चा। तो अब ऑप्शन पढ़ लेते हैं। शिक्षार्थियों से कहेंगे यदि वे अभिमन्यु को परेशान करना जारी रखते हैं तो उन्हें दंडित किया जाएगा। अगर आप उनसे ऐसा बोल देते हैं तो कोहलबर्ग की फर्स्ट स्टेज के अनुसार बच्चे उसे परेशान करना बंद कर देंगे, क्योंकि बच्चे आज्ञा का पालन करते हैं दंड से बचने के लिए। अभिमन्यु को अपने सहपाठी के रूप में स्वीकार करने के बारे में शिक्षार्थियों को परामर्श देंगे। तो ये आपका 4th स्टेज की तरफ चला जाएगा, सामाजिक और कानून व्यवस्था वाला जो आपका पॉइंट है, जिसमें नियम बनाए गए हैं जिनका पालन सभी को करना ही चाहिए, तो ये उसमें चला जाएगा। अभिमन्यु से कहेंगे कि बच्चे उसे परेशान करते हैं, उनकी उपेक्षा करें, ये तो होगा ही नहीं। प्राचार्य से निवेदन हम करेंगे नहीं। तो फर्स्ट इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक, आप बच्चों के अंदर दंड का भय पैदा कर देंगे तो फिर बच्चे खुद ब खुद उसे परेशान करना बंद कर देंगे। ठीक, कोहलबर्ग के अकॉर्डिंग। ठीक है, आपके हिसाब से हो सकता है इसका आंसर आप सेकंड दे सकते हो, लेकिन आपके हिसाब से आंसर टिक नहीं करना है, आंसर हमें कोहलबर्ग के हिसाब से टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कर्नेल सिंह कानूनी कार्रवाई तथा खर्चे के बावजूद भी आयकर नहीं देते। वे सोचते हैं वे एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते जो अनावश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च कर सकती है। तो वे कौन सी अवस्था में होंगे? वे होंगे पश्चिम परंपरागत अवस्था में, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में। क्वेश्चन नंबर 10, एक शिक्षिका अपनी कक्षा से कहती है सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके। अंततः सभी शिक्षार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। वह कोहलबर्ग के किस नैतिक विकास चरण की ओर संकेत दे रही है? देखिए, अब यहाँ पर हो क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो यहाँ पर टीचर ने बोल दिया कि जो आपके असाइनमेंट है वह इस प्रकार से बनाया गया है उनको कि हर एक विद्यार्थी उससे सीख सके। तो किसी को किसी की सहायता करने की जरूरत नहीं है, हर एक बच्चा अपने हिसाब से सीख सके, इस प्रकार का असाइनमेंट बनाया गया है। इसमें किसी प्रकार के परिवर्तन की जरूरत नहीं है। अगर व्यक्ति आपस में पूछता है तो इससे जो आपका जो नियम बने हुए हैं वह नियम टूट जाएंगे। ठीक, तो ये जो इस तरह की जो बात होती है, इस तरह की जो मॉरलिटी चलती है, वो चलती है आपकी 4th स्टेज में, जिसे हम बोलेंगे कन्वेंशनल स्टेज, लॉ एंड ऑर्डर, कानून और व्यवस्था, कि जो नियम जैसे बने हुए हैं आपको उन्हीं नियमों का पालन करना है। अगर आप नियमों को परिवर्तित करोगे तो व्यवस्थाएं विफल हो जाएंगी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है? चरणों का परिवर्तनशील अनुक्रम, वेरिएबल सीक्वेंस ऑफ स्टेज,
विभिन्न चरण अलग अलग प्रत्युत्तर है, ना कि सामान्य प्रतिमान। सभी संस्कृतों में संबंध चरणों की सार्वभौमिक श्रृंखला। एंड विभिन्न चरण एक गैर पदानुक्रमिक रूप से आगे बढ़ते हैं। देखिए इनका जो पदानुक्रम है वो तो एक जैसे ही चलता है, मतलब कि आप उन्हें आगे पीछे नहीं कर सकते हैं। विभिन्न चरण देखिए जो सीक्वेंस है आइसोलेटेड नहीं है। पिछले वाला स्टेज जो होता है आगे वाले स्टेज से कुछ हद तक जुड़ा हुआ रहता है, कहीं ना कहीं उसमें कुछ जुड़ा है या उसी में से थोड़ा सा उसी का अपडेट वर्जन होता है। उन्होंने ये बोला है कि जो स्टेजेस हैं वे सभी कल्चर में सेम रहेंगी, ठीक है। इनका जो सीक्वेंस है वे सीक्वेंस सेम रहेगा, इस सीक्वेंस को आप आगे पीछे नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा। चरणों के जो क्रम है उसको आप परिवर्तित नहीं कर सकते, आगे पीछे नहीं कर सकते। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 जो 6 स्टेज है उनको आप चेंज नहीं कर सकते कि 4 स्टेज पहले आ जाएगा, सेकंड स्टेज बाद में आएगा, इस तरह से। ऑप्शन नंबर 12 है, आप एक शिक्षिका या शिक्षक के रूप में रैगिंग और धमकाने के सख्त विरोधी हैं तथा इस संदर्भ में विद्यालय में पोस्टर लगवाते हैं तथा समिति बनवाते हैं। आपसे जुड़ने वाले किशोर जो इस विचार के दृढ़ विश्वासी निम्नलिखित में से किस स्तर पर होंगे। अगर आप इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो रैगिंग और धमकाने के सख्त विरोधी हैं, तो आप ये कह सकते हो कि जो अंग्रेजों की पॉलिसी है, अंग्रेजों की पॉलिसी को के सख्त विरोधी हैं कौन? गांधी जी। और बहुत सारे लोग इस बात को मानने वाले थे जो गांधी जी के समर्थक थे। तो महात्मा गांधी हैं, नेल्सन मंडेला है, मदर टेरेसा हैं, या फिर हम और लोगों को भी इसी प्रकार के समाज सेवियों को उठा लेते हैं जो किसी एक के फायदे की बात या किसी एक को नहीं देखते, ये पूरे समुदाय को देखते हुए चलते हैं। तो ये किस स्टेज में होंगे? ये आपके होंगे उत्तर पारंपरिक अवस्था में, यानी पोस्ट कन्वेंशनल लेवल के अंदर। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही ढंग में सूचित करता है? जो आपकी मॉरलिटी होती है ये नहीं होती, यानी एब्सेंस होती है मॉरलिटी की, बच्चे को पता ही नहीं होता सही गलत है क्या। तो जो लेवल 1 का बच्चा होता है उसे उसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि नैतिकता अनुपस्थित होती है। अगर वो कुछ काम कर रहा है तो हम उसे यह नहीं कह सकते कि यार इस बच्चे के अंदर नैतिकता नहीं है, ये गलत काम कर रहा है या इसका बिहेवियर ठीक नहीं है, क्योंकि उसे पता ही नहीं कि अच्छा बुरा बिहेवियर क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 14, कोहलबर्ग के सिद्धांत की प्रमुख आलोचना क्या है? कोहलबर्ग ने बिना किसी अनुभूति मूलक आधार सिद्धांत का प्रस्तुत किया। कोहलबर्ग ने प्रस्ताव किया कि नैतिक तार्किकता विकासात्मक है। कोहलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की स्पष्ट अवधारणा का उल्लेख नहीं किया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 30 है कि अलग अलग संस्कृति में जो मेल एंड फीमेल्स होते हैं, मेन एंड वुमेन्स जो होते हैं, उनकी नैतिकता अलग प्रकार की होती है। ये चीज को उन्होंने क्लियर नहीं करा था इस चीज को। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, कोहलबर्ग के सिद्धांतों के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा? पूर्व परंपरागत अवस्था है। पूर्व परंपरागत अवस्था यानी कि आपका या तो आज्ञा पालन दंड होगा या फिर उसका होगा आपका क्या बोलते हैं उसको, व्यक्तिगता तथा विनिमय, ठीक है, इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। तो यहाँ पर कौन कौन सा है? तो एक तो अंतर्निहित संभावित दंड है, व्यक्तिगत आवश्यकता तथा इच्छा है, व्यक्तिगत मूल्य हैं, या फिर फैमिली एक्सपेक्टेशन से। तो दंड वाली सबसे पहले आते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि आप मेरे लिए ये करें, मैं आपके लिए वह करूंगा। यह बच्चा कोहलबर्ग की नैतिक तर्कणा की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? आप मेरे लिए करें, मैं आपके लिए वह करूंगा, ये आपका आता है द इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन। ये आपका फर्स्ट स्टेज, सॉरी आपका सेकंड स्टेज के अंदर आ जाएगा, इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, जिसमें बच्चा अपना फायदा देख रहा है कि आप मेरे लिए काम करोगे तो मैं आपके लिए भी काम कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किस एक जोड़े का मिलान ठीक हुआ है? सामाजिक संविदा अभिविन्यास किसी कार्य के भौतिक परिणाम निर्धारित करते हैं कि वे अच्छा है या बुरा है। तो ये सामाजिक संविदा अभिविन्यास के अंदर नहीं आता। दंड देना और आज्ञा पालन अभिविन्यास नियम तय नहीं है किंतु समाज के हित में बदले जा सकते हैं। ये आपका सामाजिक संविदा नहीं, ये आपका इसके अंदर नहीं आता है। अच्छा लड़का या अच्छी लड़की विन्यास, अच्छा बनकर स्वीकृति प्राप्त करना, ये बिल्कुल सही है। नियम और आदेश अभिभूमिकरण, मानव अधिकारों के मूल नियमों के सिद्धांत स्वयं नहीं चुने जाते, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। गुड बॉय एंड गुड गर्ल ओरिएंटेशन जो होता है, इसमें बच्चा दूसरे की प्रशंसा प्राप्त करने के लिए अच्छे काम करता है। ये आपकी स्टेज
थर्ड होती है, जो कि लेवल सेकंड के अंदर आती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, पूर्व परंपरागत नैतिकता में। अब पूर्व परंपरागत नैतिकता में क्या होता है? बहुत सारे नियम तथा मूल्यों को व्यक्ति द्वारा आंतरिकता दी जाती है। व्यय के व्यापकता तथा उदारता आधारित सिद्धांत नियमों को सामाजिक अनुबंधन के रूप में देखने के लिए शामिल किए जाते हैं। नियमों तथा मूल्यों का विचार विकसित नहीं होता है, व्यक्ति के लिए नियम तथा मूल्य वाह होते हैं। देखिए, पूर्व परंपरागत अवस्था जो होती है, इस अवस्था में बच्चे को नियमों के बारे में ज़्यादा कुछ पता ही नहीं होता है। मतलब उसके थॉट से डेवलप नहीं होते हैं, कोई चीज़ गलत है तो क्यों है, या फिर सही है तो क्यों सही है। ठीक है, वो बस मान लेता है। तो 18 का थर्ड राइट आंसर होगा। 19 है, किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के अंतर्गत किस सोपान के अंतर्गत आएगा? यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको भी ईमानदार होना चाहिए। तो दूसरों की प्रशंसा पाने के लिए जब बच्चा काम करता है तो वो होता है गुड गर्ल, गुड बॉय, ओरिएंटेशन, अच्छा लड़की, अच्छी लड़का, मतलब अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, अभिविन्यास या अनुकूलन। क्वेश्चन नंबर 20, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत की अनेक बातों के लिए आलोचना की जाती है। इस आलोचना के संदर्भ में कौन सा सही है? कोहलबर्ग ने नैतिक तर्क के प्रत्येक सोपान के लिए विशेष उत्तर नहीं दिया है। अपनी सैद्धांतिक रूपरेखा पर पहुंचने के लिए कोहलबर्ग ने पियाजे के सिद्धांतों को दोहराया है। कोहलबर्ग का सिद्धांत बच्चों के प्रत्युत्तरों पर ध्यान केंद्रित नहीं करता। कोहलबर्ग ने अपने अध्ययन को मूलतः पुरुषों के नमूने पर आधारित रखा है। तो इनके क्रिटिसिज्म का रीजन यही था कि इन्होंने सिर्फ मेल सैंपल्स का यूज करा था, इन्होंने फीमेल्स को इग्नोर कर दिया था। 21 है, कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं। यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं। उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन करा है। अगर हम कोहलबर्ग के सिद्धांत को बात करें तो जैसे कि आपको पता है कि इसके अंदर लेवल आपके 3 हो जाते हैं और स्टेजेस 6 हो जाती हैं। हर एक लेवल के अंदर हमें 2 स्टेजेस देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, हर एक लेवल के अंदर हमें 2 स्टेजेस देखने के लिए मिलती हैं। और इसमें उन्होंने बताया कि जैसे जैसे बच्चा स्टेज पार करता जाता है, उसकी मोरलिटी जो होती है वह डेवलप होती जाती है, अंदर से बाहर से अंदर की ओर हो जाती है। मतलब कि बाहर से कोई कुछ भी कहे, लेकिन उसके अंदर दिमाग होता है कि जिससे वो पता लगा पाता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो जैसे जैसे वह संज्ञानात्मक रूप से परिपक्व हो रहा है, बड़ा हो रहा है, उसका मानसिक विकास हो रहा है, उसी प्रकार से उसके अंदर मॉरल मेच्योरिटी भी आती जा रही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा कि उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। 22 है, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करना चाहिए। वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोहलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है? किसके अंदर आएगा? दंड एवं आज्ञा पालन के अंदर आएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये बोला कि भाई भले उसकी पत्नी की जान बचा रही थी, लेकिन उसे चोरी नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उसे पकड़ लेंगे और जेल में भी डाल देंगे। तो दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास इसका राइट आंसर रहेगा। 23 है, निम्नलिखित वर्ण को पढ़िए तथा कोहलबर्ग के नैतिक अवस्था को पहचानिए। अंतःकरण के स्वचयनित सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य को परिभाषित किया जाता है, जो कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है। संपूर्ण मानवता के लिए वैध, जब भी कोई मॉरलिटी इस प्रकार से लागू की जाती है कि पूरी मानवता के लिए वैध हो, तो जो स्टेज है वो स्टेज कौन सी रहेगी? वो रहती है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, द यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। हो सकता है इसके लिए नियम कानूनों को बदला जाए, लेकिन अगर सभी के लिए सही है तो उसे लागू कर देना चाहिए। इस तरह के विचार होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। 24 है, नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई है तथा वह कहते हुए तान्या से उसका लंच साझा करने के लिए कहा कि तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए, क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन किसको प्रस्तुत करता है? तो नूर का कथन एक्सचेंज एंड प्री कन्वेंशनल को प्रदर्शित करता है। ये क्वेश्चन कई बार बीच में आ चुका है, क्योंकि ये क्वेश्चन सीटेट का है और सीटेट में थोड़ा सा इस क्वेश्चन में एरर आ गया था। आदान प्रदान वाली जो अवस्था होती है वो होती है प्री कन्वेंशनल। ठीक है, तो एक्सचेंज के साथ प्री कन्वेंशनल को देना चाहिए था। फिर भी हम इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 टिक करेंगे, क्योंकि पहला वाला सही है आपका। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
ये थे हमारे आज की क्लास के क्वेश्चंस कैसे लगे कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट में बोल सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।